बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी अटन में खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज सबसे पहले जिस मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ, ये टॉपिक ऐसा है जिसे हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में निगलेक्ट कर देते हैं, वो है नाकामी का। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसने कामयाबी के हवाले से तो बड़ी प्लानिंग की होती है, लेकिन नाकामी को किस तरह से डील करना है, यहाँ पर हम हार जाते हैं। आज ही पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि अपनी जो नाकामियाँ हैं इन्हें तस्लीम करना। कामयाबी को तो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नाकामी को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, नाकामी से किस तरह से सीखना है, इस दिन का पर्पज़ ये है। 2010 में पहली दफ़ा ये दिन फ़िनलैंड में मनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था एक्सेप्टेंस। हम में से बहुत सारे लोग हैं कामयाबी के हवाले से ये लिस्ट बना लेते हैं कि हम जब सबसे पहले कामयाब होंगे हम ये ज़िंदगी में करेंगे, और हमने अपनी अचीवमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों को भी बताते हैं, लेकिन फेलियर में हम नाकाम हो जाते हैं दोबारा गिरकर उठने से। गिरना मैटर नहीं करता, गिरकर दोबारा उठना जो है वो ज़िंदगी में मैटर कर रहा होता है। तो आज के दिन आपने ये अहद करना है कि आपने माजी में जितनी भी गलतियाँ की हैं, जितनी भी कोताहियाँ की हैं, उनसे सीखना है, और जितनी दफ़ा आप गिरेंगे उतनी दफ़ा आपने दोबारा से उठना है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सबक जो है वो हमें नाकामी सिखाती है। तो अपनी नाकामियों से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और प्रोग्राम के मौजू की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद के वेदर के हवाले से, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, और इसके साथ साथ हमारा प्यारा शहर है, शहर के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात फैसलाबाद में हो रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अक्टूबर को गंदम की काश्त का सीज़न समझा जाता है, और गंदम की काश्त के लिए कुछ एहतियात होती हैं, कुछ SOPs होती हैं जो कि काश्तकारों को फॉलो करनी होती हैं। वो क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। गोल्ड रेट जो है वो जी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, या करेंसी रेट क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो गुज़श्ता एक हफ़्ते से खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात है वेदर के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला साफ़ है और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज शहर में मौसम तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जा हरारत के अंदर वाज़ह कमी महसूस की गई है, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में, जहाँ दर्जा हरारत के अंदर कमी भी आ जाती है, और इसके साथ साथ जो मौसम है वो भी खुनकी उसमें महसूस होने लगती है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% है, जबकि हवाएँ इस वक्त 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं फैसलाबाद के मौसम को भी तब्दील कर रही हैं। तो दूसरी जानिब जहाँ दर्जा हरारत कम हो रहा है तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके अंदर इजाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फैसलाबाद में और पंजाब भर के अंदर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक किया, उसके मुताबिक फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 168 रिकॉर्ड किया गया है। अब अगले 8 घंटे की रिपोर्ट में मज़ीद जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मज़ीद इजाफा जो है वो होगा, क्योंकि आज दोबारा से दर्जा हरारत जो है वो कम भी है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़िज़ा में जो ज़र्रात हैं वो भी महसूस किए जा रहे हैं। तो इसीलिए तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदबीर का मशवरा दिया गया है कि एहतियात ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, घर से गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें, ताकि अपनी एहतियात जो है वो की जा सके, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, और मौसम तब्दील होने के साथ साथ गला ख़राब, ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ जो हैं उसकी शिकायत भी अस्पतालों के अंदर मौसूल हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करते हैं जी फैसलाबाद के हवाले से। प्यारा शहर है, इस शहर के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 इलेक्ट्रो बसेज़ जो हैं वो फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये 30 जो बसेज़ हैं ये बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शहरी हैं जो कि मुतालबा करते हैं कि इन ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मज़ीद बसेज़ जो हैं वो फैसलाबाद में आनी चाहिए। शहर के डेवलपमेंट के हवाले से बात करें जी, रोड
रोड के हवाले से बड़े शिकवे शिकायतें आवाम की हमेशा से रहती हैं कि पैच वर्क होने वाला है। इलेक्ट्रो बसेस के साथ साथ अगर हम देखें फैसलाबाद का एक पुराना मसला वो है स्ट्रीट लाइट्स का, ये इशू भी हल होना ज़रूरी है। सीवरेज के मसाइल भी हैं जी। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जी सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रो बसेज़ हैं यकीनन एक बड़ा मुतालबा हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाम इसे किस तरह से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्लिप्स कि आवाम को ये सहूलत तो मिल रही है लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम एक वीडियो भी आपने देखी होगी कि हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक बड़ी बात है, हमें इस नेमत को संभाल कर रखना है लेकिन वो संभाल हम सही नहीं रख रहे। थैंक यू महविश। देखिए, अगर ये बसेस का हवाले से देखें, इलेक्ट्रो बसेस, ये मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। हमने यहाँ पे मुतअद्दिद बार ये बात की थी कि फैसलाबाद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमेशा नज़रअंदाज किया गया। पिछले 20-25 सालों में लोग बेचारे ख़ार हो गए रिक्शों पे जाके, चिंगची पे जाके, अपनी बाइक्स गाड़ियों पे। तो भी ये शुरू हुआ है, 2 रूट्स कवर हुए हैं, बाकी भी हो जाएंगे 7 रूट्स, फिर मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो ये साल फैसलाबाद के हवाले से इसलिए भी एक ख़ास है, एक स्पेशल है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक दरीना मुतालबा जो कि कई दहाइयों से मौजूद था वो हल हो रहा है। जो दूसरी बात आपने की, तो ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे इस्तेमाल करने का, फिर टाइम है वो भी तय हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ नई आती है तो फिर थोड़ी उलझन भी होती है, थोड़ा लोगों को मसला भी होता है कि इसका टाइम क्या होगा, क्या रूट होगा। अभी शायद कई लोगों को रूट्स की समझ ना आ रही हो या कई लोगों के इलाकों में वो रूट्स ना चल रहे हों, तो फिर ये मसाइल बनते हैं। फिर थोड़ी बसेज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो रश होना जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसमें अभी काम हो रहा है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जो है वो यहाँ पर आरटीए की समझ में भी आनी शुरू हो जाती हैं, लोगों की समझ में भी, ड्राइवर्स की, रिक्शे वालों की। तो ये मतलब एक अच्छा सिलसिला बन जाता है। तो ये फैसलाबाद के लिए एक समझें कि एक ऐसा गिफ्ट है जिसका इनको बड़ा फ़ायदा हो भी रहा है, मुस्तकबिल में भी होगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ 20 रुपये किराया है। घर से जब निकल के कहीं बाइक पार्क करते थे तो 20 रुपये उसकी पार्किंग फ़ीस हो जाती थी, गाड़ी पे जाते थे 50-100 रुपये उसकी पार्किंग फ़ीस हो जाती थी। तो यहाँ पे आपने 20 रुपये में चले जाना, 20 में वापस आ जाना अपने रूट्स पे। तो जिनके रूट्स पे चल पड़ी है उनको बड़ी मौज है। आप किसी भी टाइम पे देख लें तो ये बसें भरी हुई होती हैं, रोज़ाना कई हज़ार लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो जब बाकी रूट्स होंगे तो फिर वो इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद लाखों में चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से। और अब्दुर्रहमान, अगर शहर के हवाले से बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का मसला इतना बड़ा था कि हम देख रहे थे कि दिन ब दिन जो फैसलाबाद की ट्रैफिक है ये बड़े मुतासिर हो रही थी। फैसलाबाद के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमर इसरार खान साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। फैसलाबाद के शहर के मसाइल को उजागर करने के हवाले से बात हो, फैसलाबाद के मसाइल को हल कराने के हवाले से बात हो, उमर इसरार खान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर साहब आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से। फैसलाबाद का एक दरीना मुतालबा था जो हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जी मुबारकबाद के हम लोगों ये समझ रहे थे कि शायद ये ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है ये फिर हमें अगले साल देखने को मिलेगा, या ऐसा अक्सर बातें हो रही थी, लेकिन बहुत जल्दी हमें इलेक्ट्रो बसेस मिल गई हैं। लेकिन 30 बसेस मुझे लगता है कि कम है। एक तो अगेन शुक्रिया, हमेशा की तरह आप जब भी ट्रांसपोर्ट का और कोई और भी शहर का कोई मसला हो तो आप मुझे बुलाते हैं। इसी प्रोग्राम में मेरा ख्याल है अब्दुर्रहमान भाई भी इधर थे, आप भी इधर थी जब मैंने आपको कहा था कि बसें आएंगी, और शायद आपको और नाजरीन को इस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था। तो बसेस अभी आ रही हैं, ऑर्डर प्लेस्ड है, 1500 बस पूरे पंजाब में आनी है। ये बहुत बड़ा नंबर है और उस तरीके से ही उनकी डिलीवरी हो रही है। तो फैसलाबाद के लिए शुरू में तो 100 से ज़्यादा बसेस थी, मगर अब चूँकि उनकी हर शहर से डिमांड आ रही है, और जिस तरह हमारी जो सीएम है मैडम मरीम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि सेंट्रल पंजाब का ही हमेशा कहा जाता है कि यहाँ ही तरक्की होती है, यहाँ पर ही वो चीज़ें जदीद नहीं आती हैं और इनके इस्तेमाल शुदा चीज़ें शायद साउथ पंजाब में जाती हैं। तो उनका यही है कि हर छोटे से छोटे ज़िले में ये बसेस जाएं। उस वजह से थोड़ा सा कट लगा है, मगर ये 30 रहेंगी नहीं, ये गालबन 90 के आसपास ये बसें होंगी। और मेरा ख्याल है कि अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बसें काफ़ी होंगी। और अभी आप पहले बात कर रही थी कि रश है और ये वो रश थोड़ा सा इस वजह से भी है,
कि एक तो गवर्नमेंट ने लोगों को ओन किया है कि आप हमारे लोग हैं, सही। उसमें जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको कोई किराया नहीं है, औरतों को कोई किराया नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई किराया नहीं है, ये 18 साल से छोटे बच्चों को कोई किराया नहीं है। तो जब इतने सारे लोग फ्री सफ़र करेंगे तो कुछ लोग, एक नई चीज़ चलती है तफरीह के लिए भी उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपनी रूटीन में आएंगी, उनके बस स्टॉप्स भी जब अब हमारे वो डिज़ाइन अप्रूव हो गया कैबिनेट से, बस स्टॉप्स भी बनेंगे, उसमें एक टक शॉप है जिसको एक खातून रन करेंगी, जो अगेन हमारी सीएम का एक विजन है कि वुमेन को एम्पावर करना है, क्योंकि वो खुद एक खातून है। तो आपको नज़र आएगा कि एक तरतीब से, एक शक्ल से वो बसें चलेंगी, और इसके लिए एक ऐप भी बन रही है, जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है कि एक ऐप होगी, तो आप देख सकेंगे कि आपके नज़दीक तरीन स्टॉप पे कौन सी बस कितने बजे आ रही है। बिल्कुल, ये तो तो बहुत ज़रूरी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये साथ साथ बन जाएगा, मगर इनको चलाना इसलिए बहुत आप कह लें इसमें जल्दी ये नहीं थी कि अगर कोई ये समझे कि फैसलाबाद में कोई इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से या कोई और वजह है, इसको जल्दी चलाने का मकसद ये था कि ये बैटरी वाली बसें अगर ये ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं होंगी, चार्ज नहीं होंगी, इनकी जो बैटरी है उसकी वारंटी वॉइड होने का ख़तरा होता है, ये बैटरियाँ ख़राब होने का ख़तरा है। तो चूँकि जैसे जैसे बसेज़ आ रही हैं वो वैसे वैसे सिस्टम में शामिल हो रही हैं, इसकी जो एक खूबसूरत शक्ल है वो आपको 2 से 3 महीने में नज़र आ जाएगी। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बड़ा अहम मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैसलाबाद एक इम्पॉर्टेंट शहर है और अक्सर फैसलाबाद के शहरी ये गिला शिकवा करते हुए हमें दिखाई देते थे कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो फैसलाबाद के लिए नहीं है, वो अक्सर लाहौर के लिए हैं, मुल्तान के लिए, लेकिन फैसलाबाद को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। अब हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि फैसलाबाद को भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इलेक्ट्रो बसेस की सूरत में हो या शहर की डेवलपमेंट के हवाले से हो। अब्दुर्रहमान, शहर की डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शहर इलेक्ट्रो बसेस आ गई हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पैच वर्क होना, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई सीएम के जो ऐलानात थे उस दिन वासा के हवाले से कुछ 40 अरब के करीब जो है वो मनसूबे या जो रोड्स है मेन, जैसे समुंदरी रोड है, अस्तियाना रोड है, शेखपुरा रोड है, तो इनकी एक जो है वो बहाली का मंसूबा, तो ये तकरीबन कोई फैसलाबाद के लिए इस साल में कोई 200 अरब रुपया जो है वो लगेगा। तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। वासा में वासा का मसला जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला था, वासा का भी शहर में बड़ा मसला है। कोई भी बारिश हो जाती है तो शहर के हर चौकों में पानी खड़ा हो जाता है, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। वैसे भी सीवरेज का मसला मौजूद है, जैसे वारसपुरा है, जैसे गुलामाबाद है, इस तरह से कई इलाकों में गुलिस्तान कॉलोनी। तो ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक जो है बल्कि 100% हद तक ही बेहतर होने का इम्कान है कि जैसे दीगर काम बेहतर हो रहे हैं, जैसे सफाई का मसला हल हो गया है, ऐसे ये वासा का काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। फिर सड़कों के हवाले से जो इतना ज़्यादा फंड्स लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये रोड्स बिल्कुल नई हो जाएंगी और फैसलाबाद 10-15 साल के लिए जो कहते हैं ना कि आगे चला जाएगा, जैसे ये पिछले 5-10 सालों में फैसलाबाद इग्नोर हुआ है ना, तो ये हुकूमत का प्लान है कि वो सारी जो है इग्नोरेंस ख़त्म करके वासा के ज़रिए जितने भी यहाँ पर सीवरेज के मंसूबे हैं, पानी के मंसूबे और इसी तरह से जो सड़कों की बहाली के मंसूबे हैं वो मेन रोड्स पे बनेंगे। जो अंदरून शहर में है वो कॉरपोरेशन अपना फ़ंड लगाएगी और अभी आपने शायद कोई पैच वर्क होता हुआ भी देखा हो, कहीं ना कहीं काम जो है वो शुरू हो रहा है। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, उसके लिए फ़ंड्स बजट में रखे गए थे, ताहम अब उसको भी पहले मरहले में मुरम्मत कर रहे हैं, दूसरे मरहले में नई लाइट्स ख़रीद के लगाई जाएंगी। तो ये कुछ महीनों में फैसलाबाद की शक्ल आपको बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ये उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 3 महीनों में जो है वो बसेस भी नई आ जाएंगी और दीगर जो रोड्स है वो भी, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, शहरियों का पुराना मुतालबात हैं कि इस शहर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। फर्दर भी शहर के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे थे अवामी मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद शहर के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि अभी हल होना बाकी हैं। डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले उमर इसरार खान साहब, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। डेवलपमेंट अगर देखें, मुस्लिम लीग नून की हमेशा से तरजीहात में रही है, लेकिन फैसलाबाद में अक्सर हमें कम डेवलपमेंट देखने को मिलती थी माजी में। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? सबसे पहले तो डेवलपमेंट हम की ही हमने, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आपने 4-5 साल का एक इक़्तिदार देखा है, उसमें आपने देख लिया कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है। तो डेवलपमेंट देखिए, कोई भी हुकूमत आती है वो साल से 2 साल तो अपनी आप कह लें
वो ख़जाने को सीधे करने में और बाकी चीज़ों को जो सिस्टम बिगड़ा होता है उसको करने में लग जाते हैं। जो अगले 2 साल हैं वही हैं डेवलपमेंट के, ये जो 2 साल हैं ये डेवलपमेंट के, और आखिरी जो साल या 1.5 साल बचता है वो इलेक्शन का साल है, फिर उसमें हमने अपने इलेक्शन लड़ने। तो डेवलपमेंट आपके सामने है, हर रोज़ एक नया मनसूबा है CM का, और कोई शहर उसमें मिस नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे पंजाब के लिए, उसके अंदर ये सिर्फ फैसलाबाद स्पेसिफिक नहीं है। और यहाँ पे पहले भी बहुत सारी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून ने ही की है, और अब भी आपके सामने है। ये सिर्फ बसों तक काम महदूद नहीं रहना, अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए देखें। सही, बिल्कुल। एक तो यहाँ पर जो मेट्रो है वो ज़रूर बनेगी, उसका सबसे पहले तो वो रवायती मेट्रो बनाने का एक मंसूबा था, उस पर वर्किंग भी हुई थी, मगर CM साहब जब यहाँ आई हैं उन्होंने खुद भी बताया है कि अब एक जदीद किस्म की मेट्रो आ रही है जो ना बस है ना ट्रेन है। उसका मेरा ख्याल है एक प्रोटोटाइप शायद आपने कुछ टिकटॉक वीडियोस में और हमारी मुस्लिम लीग नून के पेजेस पे देखी होगी, वो लाहौर की सड़कों पे वो जो उसको ट्रैम कहते हैं, मगर ये रोड ट्रैम है। ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, जो ट्रैक पे नहीं चलती, इसके टायर हैं। तो वो फैसलाबाद में आ रही है जदीद तरीन। और ये भी जो बसें हैं ये वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ये बसें इंपोर्ट कर रही हैं जहाँ पे टैक्स 40% है। हम कभी, ठीक है ये बात और ये आर्गुमेंट बहुत अच्छा है कि ये हमारे ही पैसे हम पे लग रहे हैं, मगर आपके पैसे आप पे लगाने का जज्बा भी होना चाहिए। हम टैक्स क्या देते हैं और फैसिलिटी, और ये जो बस आज आपको जिसमें सफ़र कर रहे हैं लोग, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बस है जहाँ 40% लोग टैक्स देते हैं। इसके अलावा लारी अड्डे की रीवैम्पिंग जो है उसका एक मंसूबा है, उसके लिए फ़ंड्स एलोकेट हैं। ये बारिशों का सीज़न था जिसकी वजह से सीवरेज का जो मंसूबा है वो भी, और ये जो कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं ये भी डिले हुए हैं। पैच वर्क की आपने बात की है, कनाल रोड तकरीबन पैचेस में हर वो थोड़ी थोड़ी जगह से वो खाड़ दी गई है, वो एक तरीके से हो रही है। ये पैच वर्क भी ऐसा होगा कि आपको महसूस नहीं होगा कि पैच वर्क हुआ, ये इसी तरह लगेगा कि रोड ही बनी है। तो सड़कों का जाल है फैसलाबाद के लिए, मेट्रो है, इलेक्ट्रो बसेज आपकी चल गई हैं, उसके अलावा सीवरेज का जो निज़ाम है वो फंड्स एलोकेटेड है, सिर्फ ये बारिशों के सीज़न की वजह से वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि और अब कोई, और इसके हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग आप पहले ही देख चुकी हैं, तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी रह गई है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर उमर इसरार खान साहब एक और बात मैं करना चाहती हूँ हेल्थ के मिसाइल के हवाले से, कि फैसलाबाद का एक और मुतालबा है, वो ये है कि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद के शहरी को अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर लाहक हो जाता है, उसे लाहौर ट्रैवल करना पड़ता है। एक तो बीमारी की वजह से परेशान, दूसरा यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। तो इस हवाले से देखें कि हुकूमत कब इस चीज़ को तरजीहात में शामिल करेगी, क्योंकि ये भी शहरियों की ज़रूरत है। देखिए, जो कैंसर हॉस्पिटल की आप बात करें, कैंसर हॉस्पिटल बनाना एक बहुत ही महंगा काम है, और ये एकदम और हर जगह नहीं हो सकता। इस वक्त एक कैंसर हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है लाहौर में, और वो मेरा ख्याल है करीब करीब है इसके, उसकी जो कंप्लीशन है वो एक बन जाएगा, वो एक मिसाल बनेगी पूरे पंजाब के लिए। उसके अंदर मैं पाकपतन मौजूद था मैडम की वो तकरीब में, उन्होंने बताया कि हमने एक मशीन एज अ प्रोटोटाइप, एज अ पायलट प्रोजेक्ट लेके आए जो 60 मिनट के अंदर कुछ किस्म के कैंसर हैं जिनका वो इलाज करती है, वो इन्होंने इंपोर्ट की थी। उसका 100% रिज़ल्ट है। वो 2 मशीनें और उन्होंने इंपोर्ट की हैं। तो इसकी मशीनरी, इक्विपमेंट और मेडिसिन बहुत महंगी है। तो ये अब हमारे जैसे मुल्क में, हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला हमें उतने वसाइल और उतनी हिम्मत दे कि हम हर शहर में ये हॉस्पिटल्स लेके आएँ और हम ऐसा माहौल पैदा करें कि ये बीमारियाँ ही ना हों। तो उसके लिए लाहौर में पहले उसका हो जाए कंप्लीट, वो एक सब के लिए मिसाल बने। उसके बाद इंशाल्लाह हम फैसलाबाद के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा शहर है, अपने शहरियों के लिए सहूलत पैदा करना, उनका इस तरह की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें इतना इख्तियार या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद की आवाम बस ये चाहती है कि जब वो घर से निकलें एटलीस्ट रोड बेहतर हों, सीवरेज के मसाइल ना हों, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो रही हो। तो कहीं ना कहीं हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं, और ये देखकर फैसलाबाद के शहरी बड़े खुश होते हैं। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम पीने के साफ़ पानी के हवाले से भी बात करें, ये भी एक बड़ा अहम मसला है। इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं? शहरियों का इस पर क्या कहना है? क्या वो हुकूमत जो मेजरमेंट ले रही है पानी, पीने के साफ़ पानी के हवाले से, वो इनफ है?
देखिए ये फंड्स तो आ गए हैं, लेकिन वासा के हवाले से जो हमेशा वासा यही कहता है कि हम जहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे हम सीवरेज की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहाँ से बिल नहीं वापस आते ना। मतलब फ़र्ज़ करें कि फैसलाबाद में 50% तक कनेक्शंस हैं, बाकी 50% तक कनेक्शंस अभी तक हो ही नहीं पाए या आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, और जहाँ पे कनेक्शंस मौजूद हैं वहाँ से भी बिल कोई 30-40% इकट्ठे होते हैं, लोग बिल नहीं देते। फिर किसी भी महकमे के पास या तो हुकूमत पैसे उसको मुसलसल देती जाए, या फिर लोग उस फैसिलिटी के लिए आमादा हों, तो फिर ही वो महकमा चलता है ना। जैसे अभी सफाई का भी पैसे लगाने का इरादा है, ताकि कोई चंद % जो है वो लोगों से इकट्ठे हो सकें, फिर बाकी हुकूमत डाले, सफाई हो, मशीनरी आए। तो ऐसे ही जैसे ये बसों का 20 रुपये लोगों से लिए जाते हैं, तो अच्छे भले पैसे लगते हैं, 20 रुपये तो सब्सिडी के साथ है ना। ऐसे ही जो वासा का बिल है वो बड़ा कम भेजा जाता है, कोई 500 के करीब मरलों के हिसाब से, लेकिन 50% से कम लोग वो बिल पे करते हैं। तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला होता है कि जब लोग ही नहीं चाह रहे होते कि ये फैसिलिटी उन्हें मिले, या उसके बदले जो मामूली सा बिल है वो अदा नहीं किया जा रहा होता। देखिए आप फेस्को का, वापडा का समझ लें, या जो भी, कितना ज़्यादा बिल आता है, लोग अदा करते हैं, उस पर टैक्सेस भी लगते हैं, कई तरह के IPPs के बिजली ना जलाने के जो मुआहदे किए होते हैं, जिसको कैपेसिटी चार्जेस, वो भी अदा किए जा रहे हैं, गैस के किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है दीगर फैसिलिटीज़ की, या जो डोमेस्टिक चार्जेस थोड़े बहुत, जैसे सफाई है या वासा है, तो यहाँ पे लोग वो जहन नहीं बना पा रहे, यहाँ से भागते हैं। जैसे आपने अक्सर टोल प्लाज़ा पे देखा होगा कि 20-30 रुपए की पर्ची के लिए लोग लड़ रहे होते हैं। तो ये बड़ा माइंड सेट है, वही लोग मोटरवे पे जितने पैसे मांगे उन्हें दे देते हैं। तो ये माइंड सेट है, ये जब तक बेहतर नहीं होगा, हुकूमत के लिए भी फिर मसाइल वहीं रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो 40 अरब वासा पे लगाया जा रहा है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट भी है, उसमें जो है वो दूसरा सीवरेज का मसला भी है। तो फैसलाबाद की काफ़ी बड़ी आबादी है जो पीने के साफ़ पानी से महरूम है, तो उसमें एक बड़े हिस्से को पानी का जो प्रोजेक्ट है, जो फ्रेंच उनके ताउन से चल रहा है, जायका के ताउन से, वो लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, सिविक सेंस जो है वो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम हुकूमत से तो बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, अब बड़ी बात है कि हम हुकूमत, ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत रियासत की तरह, रियासत माँ की तरह होती है, और राइट्स जो हैं वो फुलफ़िल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने रोल जो है वो पॉजिटिवली प्ले करना होता है सोसाइटी में। हम देखते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से बात की, कि इसका सही से इस्तेमाल ये भी एक शहरी की ज़िम्मेदारी है। कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है, उसकी हिफाजत करना भी शहरी की ज़िम्मेदारी है। तो हुकूमत वादे पूरे करे, लेकिन शहरी जो है वो अपना रोल जो है वो पॉजिटिवली और मुस्बत तरीके से सर अंजाम दे। फर्दर भी शहर के मिसाल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात करते हैं अब सालगिरह के हवाले से। सालगिरह का दिन बड़ा ख़ास दिन होता है, और इसे जितना ज़्यादा हो सके एक पॉजिटिव तरीके से अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। और आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी सेलिब्रेशन भी हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह जो है हम सिटी एट 10 में शामिल करें, अपने बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ हमें व्हाट्सएप करें, हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह के हवाले से बात करें तो आज मोहम्मद रूहान जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद रूहान को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और हम बात कर रहे थे शहर के मसाइल के हवाले से। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्किंग का मसला जो है वो फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला है। कई अरसे से पार्किंग का जो निज़ाम है वो उस तरह से हमें ऑर्गेनाइज़ नहीं नज़र आया, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरजीहात में जी पार्किंग प्लाज़ा भी हम देख रहे हैं। ये कब कम्प्लीट होगा, इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा अहम मसला जो है आवाम का, अक्सर हम बात करते हैं कि महंगाई जो है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। ये दो एक ऐसे सवाल हैं कि आप जब भी पब्लिक में निकल जाएं, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो ये दो मसले जो हैं फैसलाबाद की आवाम हमेशा से उजागर करती है। इस पर उमर इसरार खान साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, एक ये कि फैसलाबाद के पार्किंग का मसला कब हल होगा, और दूसरा सवाल जो आवाम का सवाल है, मैंने सोचा कि मैं आपसे करूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहले तो पार्किंग के लिए जो है वो बैरून चनियोट बाज़ार, उसके सामने एक पार्किंग प्लाज़ा तो बड़ी देर से अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उसके लिए जो नए कमिश्नर साहब आए हैं उन्होंने 2 विज़िट्स कर ली हैं, उसके ऊपर काम तेज़ करने की हिदायत की है। जो टेंडरिंग बाकी रह गई है उसको दोबारा से टेंडरिंग करने का मेरा ख्याल है कहा गया है। तो वो पार्किंग प्लाज़ा आपको जल्द कंप्लीट हुआ नज़र आएगा।
और मेरा ख्याल है कि अगर वो पार्किंग प्लाजा बन जाए तो जो 4 बाज़ार चिन्योट बाज़ार वाली साइड पे हैं उनका तो कम से कम पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। सही। तो बाकी दूसरे शहर के, क्योंकि कहीं भी किसी भी मुल्क में जो उनका मेन सिटी होता है, जैसे सिटी सेंटर या सिटी टाउन कहते हैं, उधर पार्किंग के मसाइल होते हैं सही। क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी होती है और ज़्यादा लोग अपने कारोबार या किसी भी सिलसिले के लिए वहाँ आते हैं। तो उस वजह से ये ऐसा नहीं है कि हम कोई एक अलग हमारे सिर्फ ये एक अनप्लैंड है। सही। तो वो एक पार्किंग प्लाजा ये है और दूसरा पार्किंग प्लाजा इसकी ही दूसरी सिमत में हमें बनाना चाहिए। वो हम राजबाग रोड के आसपास कहीं बनाएं ठीक है। या जो पुरानी ज़िला काउंसिल की एक बिल्डिंग होती थी उधर बनाएं या कहीं भी बनाएं, उस साइड पे एक पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। मगर जो चीज़ एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर वे है, अंडर प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी बेसमेंट्स बन चुकी हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश की नज़र और इसी तरह ही हो जाना था और ये इंतज़ामिया का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उसको टेक ऑन किया है और उसको वो बना रहे हैं। और इसमें मेरे वालिद साहब ने और नूरुल अमीन मेंगल साहब ने बड़ी कोशिश की थी। उन्होंने ही कहा था कि आप मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा बनाएं। यहाँ किसी दौर में मेयर हाउस होता था जिसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो ज़रूर थी, मगर उन इमारतों का कोई फ़ायदा नहीं जिससे पब्लिक को कोई फ़ायदा ना उठा सके। एक शख्स के लिए इतनी महंगी प्रॉपर्टी शहर की आप वो उसको उसके रहने के लिए छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात थी। तो हमारी ही गवर्नमेंट ने शुरू किया था और हमारी ही गवर्नमेंट इसे कंप्लीट करेगी। बिल्कुल इसी तरह से पार्किंग का मसला जी हमें हल होता हुआ दिखाई देगा और हम चाहते हैं कि फैसलाबाद का जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये दिन ब दिन बेहतर हो, ना कि ख़राब हो। लेकिन दूसरा बड़ा मसला आवाम का, ख़ासकर फैसलाबाद की आवाम इस पर हमेशा से आवाज़ उठाती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस हवाले से आवाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें। आपने देखा है कि एक फ़ोर्स बनाई गई है, पीरा फोर्स। अभी तो वो आप कहें सही मानों में उनका काम भी शुरू नहीं हुआ, तो आप देख रही हैं कि कितनी तब्दीली है इन टर्म्स ऑफ इंक्रोचमेंट एंड उनका काम ये आपकी प्राइसेस को भी कंट्रोल करना है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मगर जितना मेरा मुतालिया है वो ये है कि महंगाई आपको तंग नहीं करती। तंग आप तब होते हैं जब आपकी आमदन और जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर तो आपकी सैलरी भी उस तरीके से बढ़ रही है तो फिर वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क बढ़ गया था, उस फ़र्क को कम किया गया है, कुछ तो बजट में सैलरी बढ़ा के भी और कुछ हमें कीमतों को कंट्रोल करके भी। सही। तो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो एक फ़ोर्स बनाई गई है, एक स्पेशल फ़ोर्स है। उनको टास्क ये है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कम से कम जायज़ मुनाफे के साथ आप अपना कोई भी चीज़ बेचनी है वो बेचें। और मेरी शहरियों को और जो ताजर हजरात उनको भी ये दरख्वास्त है कि देखिए फ़ोर्स कोई भी है वो हर वक्त आपकी दुकान पे किसी भी जगह हर वक्त वो खड़ी नहीं हो सकती। कुछ हमारा भी एज़ आ मुसलमान, एज़ आ इंसान, हमारे भी कोई इस शहर पे और इंसानों पर आप कह लें कि एक वो है कि कम से कम एक जायज़ मुनाफा लें। हम चीज़ों को स्टॉक करते हैं और फिर उसको इतना ऊपर ले जाते हैं कि फिर जब गवर्नमेंट इंटरवीन करनी है तो फिर यहाँ एहतजाज होते हैं और हमारे ताजर हज़रात कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो अफसर इनसे रेट लिस्ट मांगे उसी पे इल्ज़ाम लगाए थे कि आप रिश्वत मांगते हैं, हम नहीं दे रहे इसलिए आप हमसे रेट लिस्ट मांग लें। वो खड़े खड़े ही आपको एकदम ही एक 360 का वो ले लेते हैं उसका। तो मैं यही कहूँगा, और शहरियों से भी ये है कि उनके पीरा के कंप्लेंट नंबर हैं, आप फ़ोन करें, आप बताएं कि यहाँ पर ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं। अगर उस पर एक्शन ना हो तो फिर बिल्कुल आप अपने किसी जो आपका के इलाके का मामी नुमाइंदा है कुछ, आप उसके पास जाएं कि जी इतने बजे मैंने इस फोर्स को कॉल की, यहाँ पे इतनी कीमत वसूल की जा रही थी और कुछ नहीं हुआ। तो ये है कि हमें भी थोड़े प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए और जब हम इन सब का मुहासबा करेंगे, इस फोर्स का साथ खड़े होंगे, पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, तो ये कीमतें भी नीचे आएंगी और ये सब लोग जहाँ पे इनको होना चाहिए वहाँ होंगे। बिल्कुल इसी तरह से है, सब अगर अपने अपना रोल ज़िम्मेदारी से प्ले करें ना तो सोसाइटी में बिगाड़ नहीं आता। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, पेरा के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या शहरी इससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, यहाँ पर सीएम की जानिब से जो फोर्सेस कायम की गई हैं या जो महकमों के अंदर महकमे बनाए गए हैं, उनका बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त किरदार आया। आप सीसीडी देख लें, आप पीरा के हवाले से देख लें, या इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं। तो अभी फैसलाबाद में
उस तरह से काम वैसे मीरा ने अभी शुरू नहीं किया। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कॉरपोरेशन करती रही है, अभी वो भी पता नहीं किस वजह से जो है वो काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है। तो मुझे तवक्कुह है कि यहाँ पर जो मामलात बेहतर होंगे। उमर साहब ने जैसे कहा है कि कीमतों के हवाले से तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक कोलैप्स कर चुका था कि जहाँ पे जितने महकमों के अफसर थे वो साथ में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होते थे। अब उन्होंने साथ में अपना डिपार्टमेंट भी चलाना और साथ में ये भी चीज़ें देखनी। इसके लिए वाक़ई एक स्पेशल फोर्स या स्पेशल डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी जो फुल फ्लैज तरीके से 12-14 घंटे यही काम करे, ताकि रेडी वाले को भी पता हो, छबड़ी वाले को भी पता हो, दुकानदार को भी पता हो कि ये कीमतें हैं सरकार की, ये दूध की कीमतें हैं, ये दही की है, ये रोटी की है, ये फल की है, ये सब्ज़ी की है, ये आटे की है। तो इन कीमतों पे अब अमल दरामद भी होगा। अगर कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो जुर्माना होगा, बाद में जो है वो FIRs भी होगी। तो एक नए रोले में फंसने से बेहतर है कि जो कीमतें हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। आप देख लें ब्रायलर का, बीफ का, मटन का, लोगों की पहुंच से इस वजह से दूर नहीं हुआ कि महंगा हो गया, इस वजह से पहुंच से दूर हुआ कि वो डबल रेट पे बेच रहे हैं। तो ये सारे मसले फिर हल होने की उम्मीद है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा इन मामलात पे किसी की सिफारिश नहीं सुनती ना, वो ये तो सबसे अच्छी उनको बात फ्री है। हैंड दिया हुआ कि बस वो करें। और आपने देख लिया है कि वो बड़े बड़े बदमाश जो है वो भी नहीं रहे, मतलब। तो ये इसका बहरहाल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा सारी चीज़ों का। बिल्कुल इसी तरह से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का बड़ा सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, क्राइम रेशो में कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर पीरा के रोल के हवाले से बात कर ले, एक्टिवली फैसलाबाद में मज़ीद वर्क कर लेती है तो ये जो नाजायज़ मुनाफा ले रहे होते हैं ये कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं उमर इसरार खान साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब हैं, कैसी तैयारियाँ हैं, क्या वो जिसे कहते हैं एक हम तगड़ी मुहिम देख रहे हैं? देखें जी, अभी तो 2 हलकों में उसका स्केड्यूल आ गया। एक PP 115 है, एक PP 116 है। इसके अलावा जो इससे पहले एक ज़िमनी इंतखाब जो होने थे वो मुलतवी हुए थे सैलाब की वजह से। उसका एक स्केड्यूल या कोई नोटिफिकेशन आएगा कि वो कहाँ से एक और कब पोलिंग होगी। तो हमारे तो जितने पार्टी के मुतवक्को उम्मीदवार आना है वो तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। सही, और वो लोगों को ये मिल भी रहे कैंपेन हैं। के हवाले से मैं फ़र्दर आपसे लाजमी जानूंगी, क्योंकि फैसलाबाद के 2 बड़े हलके जो हैं, अहम हलके हैं, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो उनका स्केड्यूल जारी कर लिया है। फ़र्दर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ज़िमनी इंतखाबात की। 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए हैं। PP 115 और PP 116 में मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। उमर इसरार खान साहब, कैंपेन के हवाले से हम बात कर रहे थे, जहाँ से गुफ्तगू का तसलसल उठा था वहीं से आगाज़ करते हैं। कैसी जा रही है कैंपेन? जी, कैंपेन में देखिए हमारे जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं वो तो अपने हलकों में फिर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। बल्कि जो PP 116 है वो उसकी एक यूनियन काउंसिल वो है जहाँ पे मैं रहता भी हूँ और वो हमारे हलके का आप कहने पार्ट भी थी। वो हम तो खुद उस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं और बिल्कुल गली गली जाके मुस्लिम लीग नून का टिकट जिसके पास होगा, हमारे लिए वो हमारे कायद का हुक्म है, हम वो जाके उन लोगों से वोट मांगेंगे। मुखालिफ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। हमें तो यही नहीं पता कि इन लोगों के ख़िलाफ़, हमारे इन दोस्तों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना किसने है। तो तैयारियां तो बिल्कुल हैं, मगर अफसोस इस चीज़ का है कि ये वन वे तैयारियां हमारी चल रही हैं, कोई मुखालिफ नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि और जमातें भी इस प्रोसेस में हिस्सा लें ताकि मुकाबला हो और एक जेन्युइन मुकाबला हो। बट अगर कोई मुकाबले के इंतखाबात में जब जीत होती है तब ज़्यादा बंदे को मज़ा भी आता है और आवाम का जो टर्न आउट होता है वो भी पता चल रहा होता है। बिल्कुल, मगर अगर एक जमात अपनी शिकस्त की वजह से, उनको शिकस्त नज़र आ रही हो और उस वजह से अगर वो घर बैठ जाए और इलेक्शन का बाइकआउट कर ले, उसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। हम किसी को कह तो नहीं सकते कि आप आके इस इंतखाबात में तो आप हिस्सा लें। बाकी जो CM के इनिशिएटिव जो आपने अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपने गिनाए हैं, जो फैसलाबाद के लिए जो हम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अवाम का इंतखाब को और होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और इस पे मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ, अक्सर ज़िमनी इंतखाबात में ना टर्नओवर बहुत कम होता है, बहुत कम आवाम जो है वो घर से निकलती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वोट एक शहरी का हक है और वोट को लाजमी कास्ट करें। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आवाम में कैसा आप जज्बा देख रहे हैं, आवाम की क्या राय है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे उमर खान साहब ने कहा, अगर मसला ये है कि अगर अपोजिशन ही मुकाबले में नहीं होगी
तो फिर जो बंदा 10,000 वोट ले लेगा वो भी जीत गया, क्योंकि मुकाबले में लड़ ही कोई नहीं रहा। तो फिर जो लड़ने वाला है वो भी उस तरह से एफर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको तो अपनी जीत सामने नज़र आ रही है। तो नून लीग का वोट देखें 40-50 हज़ार तो उधर भी पड़ गया जहाँ पे सबसे कम वोट पड़ा था। तो इतना वोट तो नून लीग के पास है कि वो बगैर लड़े जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जीत ले, अगर कोई अपोजिशन में मौजूद नहीं है। हाँ, अगर अपोजिशन आती है, पीटीआई इलेक्शन का फ़ैसला करती है, फिर कंपटीशन होगा, अच्छा खासा होगा, जैसे 8 फरवरी को हुआ था, जैसे बाद में कई हलकों में हुआ। तो फिर जो है वो उम्मीदवारों के लिए बड़ी टफ़ सिचुएशन होगी कि जैसे आपने कहा कि महंगाई है, उमर साहब ने कई प्रोजेक्ट गिनवाए, लेकिन महंगाई का एलिमेंट तो बहरहाल मौजूद है, बिजली महंगी का एलिमेंट मौजूद है, या लोगों में जो है वो कई तरह से गुस्सा भी होता है। तो वो फिर मुकाबला एक जो है वो बराबर का होगा। लेकिन अगर पीटीआई नहीं इलेक्शन लड़ती, सिर्फ नून लीग ही लड़ती है, फिर तो कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, और फिर ज़ाहिर सी बात है हमें कंपटीशन नहीं देखने में मिलेगा। और इंतखाबात के हवाले से बात करें तो इंतखाबात तभी एक वो तगड़े का जब मुकाबला होता है तभी पता चलता है कौन सी पार्टी इक़्तिदार में। इस पे मैं उमर इसरार खान साहब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बल्दियाती इंतखाबात भी इस शहर की बड़ी ज़रूरत है, बल्कि पूरे पंजाब की ज़रूरत है। आज से 10 साल पहले हम बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उन्हें बहाल देखते थे, जिसकी वजह से गली मोहल्लों के मसाइल हमें हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हम उनकी भी बाज़गश्त सुनाई हमें दे रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? उस पर जी ये है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसके अंदर ये बताया गया कि क्योंकि भी पंजाब में कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो कानून अवेलेबल है उसके ऊपर आप इलेक्शन करा दें। वो 2002 का है कानून। मगर आज जिस वक्त हम बैठे हैं, असेंबली इन सेशन है, और आज जो आपके लोकल गवर्नमेंट जो बिल है वो आज हो रहा है टेबल। मेरा ख्याल है कि आज वो असेंबली से पास हो जाएगा, और वो निज़ाम वही है जिसमें गैर जमाती 9 लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद उन 9 में से एक बंदा चेयरमैन बनेगा, और फिर 4 मखसूस नशिस्तें उसके साथ और बनेंगी। तो वो निज़ाम आ रहा है, कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने दिसंबर ख़त्म होने से पहले वो करवाने हैं। तो हमें उम्मीद है कि दिसंबर से पहले होंगे, और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ये इख्तियारात जाने चाहिए, और हम ये इख्तियारात देने को तैयार भी हैं, मगर एक कानून के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, इस तरह नहीं कि किसी ने कह दिया है तो हमने वो करना है। तो आज ये असेंबली से पास होगा, हमारे मुंतखब नुमाइंदे जब इस कानून को पास करेंगे तभी ये इलेक्शन होगा, उससे पहले ये इलेक्शन हो नहीं सकता। सही। तो ये आज अगर कानून पास हो गया तो इंशाल्लाह दिसंबर में इलेक्शन होगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट और जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो है पावर्स हैं वो हकीकी नुमाइंदों को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, वो लोगों के काम उनकी दहलीज पे करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि ग्रास रूट पे जो राइट जब ट्रांसफ़र होंगे तो आवाम के बेशुमार मसाइल जो हैं, जो हफ़्तों में हल होते हैं, वो दिनों में हल हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान, इस पे मैं आपका स्टांस भी जानना चाहती हूँ। बल्दियाती इंतखाबात अगर आप होते हुए देखते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए जी, जैसे पंजाब असम्बली ज़रूरी है, सेनेट ज़रूरी है, नेशनल असम्बली ज़रूरी है, बल्दियाती इलेक्शन भी उतने ही ज़रूरी हैं, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अवाम की पहुँच में होते हैं चेयरमैन। तो अभी आज गवर्नमेंट का जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल पेश होता है, तो शायद जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दिसंबर में होने चाहिए, ये दिसंबर में ना हो, अगले साल के अप्रैल मई में हो जाएं। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि अगले साल बजट से पहले या बजट के अराउंड हो जाएं। तो ये होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। सिस्टम जो भी हो मैटर नहीं करता, जो भी बंदा चेयरमैन बन के आएगा वो वहाँ के लोगों का, यूनियन कौंसिल का नुमाइंदा होगा। यूसी सतह पे जितने भी मसले हैं वो हल करने की सलाहियत रखेगा। ऐसे ही जो मेयर होगा, डिप्टी मेयर होंगे, तहसीलों में तहसील कौंसलें होंगी, उसके चेयरमैन होंगे, तो वो लोगों के मसाइल बेहतर तरीके के साथ ब्यूरोक्रेसी के आगे, पुलिस के आगे रख सकेंगे, ताकि उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। तो ये बड़े ज़रूरी हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद इल्तवा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से, और ये अब बहुत टाइम हो गया है, 10 साल हो गए हैं बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर बहाल नहीं है। अभी ये राइट टाइम है कि जहाँ पर फैसलाबाद शहर को इतनी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर बल्दियात अगर बहाल हो जाता है तो हम देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से मसले हैं वो भी हल होते हुए दिखाई देंगे। सीवरेज के मसाइल हैं वो भी हल होते हुए दिखाई देंगे। कहीं पर इलेक्ट्रिक बसेस की बात तो हमने हुई, वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला तो हल हो गया। लाइट्स का जो इशू है वो भी हल होता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इसरार खान साहब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो साबिका बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि जो मौजूदा सिचुएशन है या सिनेरियो है, इसमें बल्दियात के जो राइट्स हैं वो बड़े लिमिटेड करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, राइट्स जो है, कोई भी बंदा
जो 1 या 2 या 10 या 15 वोट लेके भी आया ना, जब उसके पास उस वोट की ताकत है ना, वो अपने राइट्स छीन लेता है। ये आप कहें कि शिकस्ता जहन की ये अलामत है कि आप कहें कि मैं अपने राइट्स वोट की ताकत के बावजूद ना ले सकूं। तो ये जब लोग इलेक्टेड आएंगे, इनकी एक बॉडी होगी, राइट्स अगर तो ये चाहते हैं, राइट्स वो जो एक आमिर ने इनको दिए थे, उसने इसलिए इनको राइट्स दिए थे क्योंकि उसने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलानी थी। ये मुशर्रफ साहब वाले राइट्स मांगते हैं जिसमें पुलिस भी ताबे हो जाए मेयर के, जिसमें बाकी चीज़ें भी ताबे हो जाए। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उस वजह से हमारा वो माशरा नहीं है जहाँ पे कोई मेयर इलेक्ट होकर और वो पुलिस डीपोलिटिसाइज हो जाए। हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारा मेयर होगा, वो फिर कोई भी इकदाम होगा उसको एक पॉलिटिकल नज़र से देखा जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है। तो उन अदारों को इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। जो इख्तियार इनके पास होने चाहिए वो इस बिल में मौजूद है। चलिए, हमारी तो दुआ ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो हमें जल्द से जल्द फैसलाबाद में दिखाई दे, पूरे पंजाब में दिखाई दें, ताकि हमारे जो छोटे छोटे से मसाइल हैं, गली मोहल्लों के इश्यूज़ हैं, वो हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया उमर इसरार खान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। छोटे छोटे से मसाइल जो हैं वो रहते हैं, और वैसे भी जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हमेशा से रहती है। हुकूमत की तरजीहात में फैसलाबाद मौजूद है, और फैसलाबाद के दीगर मसाइल देखते हैं कब हल होते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं जी अब घर के हवाले से। घर का बजट बनाते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो किचन आइटम्स होती हैं, और सब्जियों की कीमतों में रोज़ाना रद्द-बदल देखने में आता है। कभी चिकन की कीमत हमें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती है, कभी जो कीमत है वो हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही होती है। ऐसे में रोज़ाना में सब्जियों के रेट्स क्या चल रहे हैं, चिकन की प्राइस क्या चल रही है, VIP डिश है चिकन आज भी या नहीं, ये हम देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर। फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गे गोश्त 4 रुपये सस्ता होता है, 465 रुपये से कम होकर 461 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इसके साथ साथ अंडा फार्मी 1 रुपये महंगा हुआ है, 320 से बढ़कर 321 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तियाब होगा। अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका अपनी साबका कीमत पर कायम रहता 80 रुपये, मार्केट में भी 80 रुपये में दस्तियाब है। प्याज की कीमत बगैर रद्द-बदल के 80 रुपये, मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। टमाटर की कीमत बगैर रद्द-बदल के 160, मार्केट में 300 रुपये के लगभग फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 500, मार्केट में भी 500। लहसुन हरनाई की कीमत बगैर रद्द-बदल के 270, मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। सब्ज़ मिर्च 10 रुपये कमी के बाद 80 से कम होती 90 से कम होकर अगर बात कर ली जाए तो 80 रुपये फ़ी किलो हो गई है, और मार्केट में 130 से 150 रुपये में दस्तियाब है। फूल गोभी अपनी साबका कीमत पर बरकरार रहती हुई 115 रुपये, मार्केट में 180 रुपये। बंद गोभी 140, मार्केट में 150। घिया कद्दू 190, मार्केट में 200। बैंगन 70 रुपये, मार्केट में 120 रुपये। खीरे 15 रुपये सस्ते होकर 85 से कम होकर 70 रुपये, मार्केट में 100 रुपये। मटर की कीमत बगैर रद्द-बदल के 390 रुपये, मार्केट में 500 रुपये। पालक 55, मार्केट में 60 रुपये। शिमला मिर्च 280, मार्केट में 300 रुपये, और इसके साथ साथ भिंडी तोरी की कीमत 175 रुपये, मार्केट में 200। अरबी की कीमत 85 रुपये, मार्केट में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक बेची जा रही है। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260, मार्केट में 280। केला की कीमत बगैर रद्द-बदल के 110, मार्केट में 100 रुपये। और जापानी फल 10 रुपये महंगा होता है, 150 से बढ़कर 160, मार्केट में 170। अनार देसी की कीमत बगैर रद्द-बदल के 330, मार्केट में 400 रुपये। चकोतरा की कीमत 140 रुपये और मार्केट में 150 रुपये में बेचा जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गा गोश्त आज सस्ता हुआ है। फलों और सब्जियों की ज़्यादातर कीमतें मुस्तहकम रही हैं, मामूली सा रद्द-बदल देखा गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ज़राअत के हवाले से। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारी मईशत का एक बड़ा इंसार जो है वो ज़राअत पे होता है, और आजकल के दौर में अगर गंदम के हवाले से बात करें तो स्टिल हमारी ज़िंदगियों का एक मेजर
एक पोर्शन है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी से किस तरह से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाता है, बहुत सारे काश्तकारों को ये चीज़ें नहीं पता हैं। ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो गंदम की काश्त के हवाले से, बिजाई के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मोहम्मद हमाद तनवीर साहब ने। सीनियर साइंटिस्ट हैं वीड डिपार्टमेंट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमाद साहब आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़िदा हुसैन ने, साइंटिफिक ऑफिसर हैं वीड डिपार्टमेंट अयूब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़िदा साहब आप? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हमारे साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गंदम की काश्त या बिजाई काश्तकारों के लिए एक अहम टाइम भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मौजूदा दौर में ज़रूर एक सही वक्त क्या है कि अगर गंदम की बिजाई करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये अहम है कि वक्त इसका काश्त का कौन सा। तो अगर बारानी एरिया की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसका बेहतरीन टाइम होता है काश्त करने का। और दूसरा है कि ये डिपेंड करता है कि बारिश जो है ना, ये उनके पास, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी रातें ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, शुरू हो जाती है, टेम्परेचर जो है लो होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने अपना मॉइस्चर के हिसाब से काश्त करनी है। उसके लिए बेहतर जो है ना वो एक विंडो जो है ना वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की है। अब अगर इरीगेटेड एरियाज़ जो ये पंजाब के आसपास इलाके हैं, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेहतरीन टाइम है ये 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक बेहतरीन टाइम है। ठीक है। इसमें अपनी काश्त जो है ना वो मुकम्मल करनी चाहिए। ठीक है। और इसमें ये बीज जो है ना वो जो डालना है, तो वो अगर सर्टिफाइड है, आपके पास अच्छा सीड है, आपने ख़रीदा हुआ कहीं से, 85% जर्मिनेशन है, तो वो आपने 40 kg डालना है। ठीक है। और अगर आप फिर जाएंगे, इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम टाइम पे, फिर थोड़ा सा लेट एक विंडो है कि 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यहाँ तक फिर जो है ना इसको कंप्लीट कर लें अगर रह गई है। उसके बाद जो है ना फिर वो उसको लेट काश्त कहते हैं, वेरी लेट, और वो 1 दिसंबर से ऑनवर्ड है, तो उसमें 20 kg पर डे के हिसाब से नुकसान होता है। ठीक है। वो क्रॉप की पैदावार वो नहीं होती जो कि हम एक टाइम पे काश्त करते हैं उससे। इसलिए टाइम जो है ना उसको मैनेज करना, उसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है ना कि आपने टाइम पे काश्त करनी है गंदम। और उस काश्त टाइम पे करने के लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि आपने बीज जो है ना वैरायटी कौन सी आपने लगानी है। ठीक है। अगर वो आपके एरिया के लिए है रिकमेंडेड है, जैसे बारानी एरिया के लिए अरूज 22 है और MA 21 है, NARC सुपर है, शिराज 23 है, ये उन एरियाज़ के लिए, तो वो इस वैरायटी को देखें कि हमारे इलाके में बेहतर परफॉर्म और रिकमेंडेड कौन सी है। ठीक है। और अगर आप इरीगेटेड एरियाज़ में आए तो वहाँ पे देखना चाहिए कि वैरायटी कौन सी हमने लगानी है, इसमें यहाँ पे कौन सी रिकमेंडेड है और इसकी पैदावार अच्छी है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त होनी चाहिए बीमारियों के ख़िलाफ़। ठीक है। उसको अडेप्टिव होनी चाहिए आपके मौसम के साथ, आपकी ज़मीन के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। तो उसको फिर जो है ना आपने वो सिलेक्ट करनी है कि हाई यील्डिंग हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और उसका इजीली सीड आपके पास प्योर अवेलेबल हो। सही। तो ये जो है ना ये वैरायटी का भी चॉइस करने के लिए और टाइम पीरियड जो है ना इसको चॉइस करने के लिए वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी कहते हैं कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ये हम हमारी ज़िंदगियों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और काश्तकारी जब करनी है तब भी इस बात का ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फ़िदा हुसैन आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम अक्सर ये बात करते हैं कि दुनिया में तरक्की आ गई है, जिद्दत आ गई है, ट्रेंड्स आ गए हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जिद्दत की वजह से बेशुमार ऐसे मसाइल हमें देखने में मिल रहे हैं जिसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ एक बड़ा इशू हैं। तो क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ भी गंदम की पैदावार को मुतासिर करती हैं? अगर करती हैं तो काश्तकार किस तरह से इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाली लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं। इसमें मौसम इतना ज़्यादा हमें मौसमियाती तब्दीलियों से हमारी गंदम, हमारी फसलात, हमारे इन्वायरमेंट, इस सब को मसला हो रहा है। तो गंदम जो कि हमारी सबसे बड़ी फसल भी है, हमारी भी बल्कि दुनिया की कह लें तो, और ये हमारी स्टेपल फूड जो हम खाते हैं इसके लिए भी ये लगाई जाती है। तो इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी मौसमियाती तब्दीली से ही है
इसको जितना पहले हम कहते थे ना, जितना पहले मतलब ख़तरा होता था क्रॉप्स को, ये अब उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम अर्ली लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं अपनी फसल को, तो उस पे मसला आ जाएगा। कोरा अगर फ़र्ज़ करें आ जाता है, वो जब उसकी फ्लावरिंग होनी है उस स्टेज पे अगर वो फ्रॉस्ट में आ जाती है तो तब मसला आ जाएगा। और अगर हम उसको लेट लगाते हैं, से अगर हम लेट करते हैं, तो उसका मसला क्या होगा कि अगर मार्च और अप्रैल में हीट आ जाती है आपकी, क्योंकि ये दोनों मौसमियाती तब्दीलियों अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स हैं, इसका हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये हमारी क्रॉप की जो पैदावार है उसको कम करती हैं। इसके लिए जो विंडो दी गई है हमने सोइंग की, नॉर्मल विंडो जो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक है हमारे इन एरियाज़ के लिए, पाश इलाकों के लिए, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इससे आगे जाते हैं तो लेट होते हैं, तो हर एक दिन के साथ 1% लेट हो जाती है आपकी क्रॉप, कम हो जाती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम पहले ही पूरी गंदम पूरी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा हमारे लिए। तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए, ये क्लाइमेट चेंज के इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा और हमें इसके साथ एडजस्ट करना। बिल्कुल, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनकी गाइडलाइन को बड़ा फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम तनवीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अब जैसे आपने बताया कि एक तो सबसे पहले सही वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप काश्तकारी कब कर रहे हैं। दूसरा ये कि बीज की पहचान करना। अब बहुत सारे काश्तकार हैं वो ये गलती करते हैं, या शायद वो अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को करते हैं कि जो पिछले साल के बचे हुए बीज हैं उससे काश्तकारी करते हैं। क्या ये तरीकाकार सही है? अगर सही नहीं है तो क्या किया जाए? इसमें यह है जी कि अगर पिछली क्रॉप आपकी प्योर थी, आपने उसमें से एज ए सीड रखना है, तो एक जर्नल ग्रेन होते हैं, एक सीड होता है, दोनों में फ़र्क होता है। जो आपने नेक्स्ट ईयर सोइंग करनी है उसको उसकी जो है मद्देनज़र रखते हुए आपने वो सिलेक्शन करनी है। ठीक है। आपने अगर अपना घर का सीड रखना है, अपने घर का बीज रखना है, तो वो सबसे पहले देखें कि कौन सी वैरायटी है, उसका सोर्स कहाँ से आपने लिया था, प्योर है, आपने लगा ली है, और फील्ड में उसको जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर आपने देखना है, चेक करना है। उसमें उगाव से लेके और हार्वेस्टिंग तक उसको विजिट रखना है, आपने देखना है, क्रिटिकली देखना है। उसमें अगर आपको कोई ऑफ टाइप्स यानी ओपरे पौधे जो है ना वो नज़र आएँ, तो वो पूरे प्लांट को आपने निकालना है। ठीक है। उसमें अगर कोई उसका हेड, जिसको जो है ना ये सिट्टा कहते हैं, अगर दूसरे कलर को नज़र आ रहा है, तो वो पूरे का पूरा फिर आपने प्लांट निकालना है। ठीक है। जो आपके पास फिर पीछे आएंगे सीड सारा, वो जो आपने एक कनाल का एरिया रखा हुआ है, फर्ज किया आपने 5 एकड़ के लिए सीड रखा है, तो एक कनाल साफ़ कर लें। ठीक है। वो जो सीड आपके पास आएगा फिर वो प्योर होगा। ठीक है। उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूनिफॉर्मिटी होगी, इसलिए वो सीड अगर रखें। अगर जनरल क्रॉप में रखेंगे तो वो तो मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए ये एहतियात कर लें तो ज़िम्मेदार जो है ना फिर इस तरह अपना 2-3 साल सीड 4 साल तक चला सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ अगर उनके पास अपना सीड बीज घर का नहीं है, मार्केट से लेना है, तो फिर ये श्योर कर लें कि उसके ऊपर FSCRD, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका टैग लगा हुआ है, ओके, ब्लू कलर का। ठीक है। अगर टैग उसके ऊपर लिखा है, उसके ऊपर अलॉट नंबर लिखा होगा, वो एक सही। मखसूस अलॉट जो है ना वो होती है एक कंपनी को या पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को, तो वो उसको जो है ना आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जी ये असल है या नहीं है। ठीक है। तो सही। उसका उगाव भी 85% से ज़्यादा सही। होगा, उसकी प्योरिटी जो है ना वो 98% होगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो सीड अगर मार्केट से लेना, वो अगर घर का इस्तेमाल करना है तो जैसे मैंने कहा है। और दूसरा ये है कि उसकी जर्मिनेशन जब इतनी अच्छी होगी, 85 से ज़्यादा होगी, तो फिर आपने 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक 40 kg यूज़ करना है। ठीक है। अगर घर का यूज़ करना है बीज तो वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बारीक दाना भी है, टूटा दाना भी है, उसमें जो है ना ये उसके दूसरे जो है ना वो और नासर होंगे। तो उसको अगर आप बिल्कुल साफ़ कर लें, क्लीनर पे ग्रेडर पे साफ़ करें ना घर वाले सीड को, वो भी फिर बचता वही 40 kg है। ठीक है। तो उसमें से जो बचती हैं, जो बारीक दाना है, टूटा है, वो आप अपने फीड के लिए, एनिमल के लिए, या वैसे आप खाने के लिए अपने जो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर ज़मीन में डालेंगे तो वो ज़ाया होगा, सही, इसलिए वो भी आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन वो बीज जो है ना आपने 40 kg ही यूज़ करना है। अगर आप 20 नवंबर से 30 नवंबर तक चले गए तो 5 kg सीड आपने जो एक्स्ट्रा कर बिल्कुल देना। सही। छोटे छोटे से एहतियाती तदाबीरें हैं जो कि काश्तकारों को फॉलो करनी चाहिए ताकि गंदम की पैदावार जो है उसे मज़ीद बढ़ाया जाए। फर्दर भी इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। गंदम की काश्त के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है क्योंकि किसान जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू भी हैं, ज़रात भी देख रहे होते हैं और ऐसे में किसानों की तरफ से अक्सर गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासर होती है। ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर फ़िदा, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल गंदम के हवाले से कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ इक़साम हैं और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखना चाहिए, तो कौन सी गंदम की जो इक़साम हैं आजकल मकबूल हैं और उन्हें फॉलो करने के लिए, काश्त करने के लिए क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? जी थैंक यू। अच्छा, इसमें मैडम ये होता है कि गंदम की जो नई अक़साम है, कोशिश ये करनी चाहिए कि गंदम की नई अक़साम जो है ना उनको प्रेफर किया जाए, क्योंकि जो नई अक़साम होती हैं उनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होने के साथ साथ ज़्यादा पैदावारी सलाहियत भी रख रही होती हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश, सबसे पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो यही होनी चाहिए कि हम नई इक़साम अगर वो आपको इजीली अवेलेबल हों सही सोर्स से, तो आप वो काश्त करें। ठीक है। तो इसके लिए वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैराइटीज़ हैं जो 12 इस एरिए के लिए, आपाश इलाकों के लिए हैं। वो उरूज 22 है, दिलकश 20 है, अकबर 19 है। तो ये सबसे बेहतरीन वैराइटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो अकबर 19 है, इसकी तो एक खसूसियत ये भी है कि ये बायो फोर्टिफाइड है, मतलब इसमें जिंक की सबसे ज़्यादा मकदार है। ठीक है। तो मैं ये अपने किसान भाइयों से ये भी कहूँगा कि अगर आपने खाने के लिए रखनी है घर के लिए, तो आप इसी को यूज़ करें, प्रेफर करें, क्योंकि ये आपके जो जिंक की कमी है जो अक्सर हमारे घरों में बच्चों में वो होती है, तो इसकी कमी को दूर करें। इसके अलावा आप अगर उन बारानी एरियाज़ की बात करें तो उरूज 22 वहाँ पे भी बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा मरकज़ 19 है, तो वो बहुत अच्छी है। शिराज है। इसके अलावा एरिड जोन में अगर उनमें बात करें तो वो निशान है, चैम्पियन है, भक्कर स्टार है। और अगर हम उन एरियाज़ की बात करें जो साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, तो रेतले जो एरियाज़ हैं तो उनके लिए नवाब और सादक, ये बड़ी अच्छी वैराइटीज़ हैं। सही। तो ये आजकल जो है जब भी गंदम की काश्त करनी है तो इन बातों को लाजमी मद्देनज़र रखें। यहाँ पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बात करूँ हमाद साहब, तो किसान ये कहते हैं कि गंदम की जो काश्त है, इसके काश्त के लिए एक तो टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, एक ज़ाहिर सी बात है मेन फसल है, लेकिन जब इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात करते हैं इन दी टर्म ऑफ इनकम, वो उतने नहीं मिलते हैं। ठीक है। इवन कि शॉर्टली हम के देखें कि फ़ायदा कम है और ख़र्चा ज़्यादा है। इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं कि कम खर्चे में अच्छी सी गंदम काश्त की जाए? इसमें जी ये है कि जो बीज की पहले बात चल रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का जो प्राइस है रखा हुआ सीड का, वो 5500 रखा है। असल रेट उनका 6000 है। ठीक है। लेकिन उस पर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडी दी है 500 की पर बैग के हिसाब से हर फार्मर को मिले। ठीक है। तो ये उनके सपोर्ट के लिए। और जो इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि रकबा हमारा कम हो अगर, लेकिन अच्छी वैरायटीज़, अच्छा बीज इस्तेमाल करके हम अच्छी मैनेजमेंट करके उसकी प्रोडक्शन को एनहांस करें। सही। रकबा कम हो लेकिन उसकी जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो अभी और नेक्स्ट जो देखें कि अभी जो है ना ये चल रहा था, थोड़े दिन पहले देखा था, वो 3500 का वो कह रहे थे कि जी रेट जो है ना ये हो रहा है। और वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि हम किसान को तारीख़ का सबसे अच्छा पैकेज देंगे। ठीक है। इसको नुकसान नहीं होने देंगे। सही। तो इसकी पहले स्टेप पे तो आ गई है कि ये देखें 500 रुपये पर बैग जो है ना, 6000 उनका रेट था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप 5500 करें, 500 रुपये हम पे करेंगे आपको पर बैग की। ठीक है। और म्यारी बीज है। म्यारी बीज। इसीलिए अगर आप पर एरिया प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, देखें हमारे पास इस वक्त जो है ना तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के करीब जो है ना 16 मिलियन एकड़ के करीब जो है ना वो गंदम लगती है। ठीक है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन, अच्छा बीज, अच्छी प्रैक्टिसेस करके इसको जो है ना हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसकी प्रोडक्शन, और एरिया बेशक कम हो जाए, वो एरिया कम होने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो ऑयल सीड या दूसरी क्रॉप्स जो है ना ऑयल हम इंपोर्ट जो करते हैं, उनके लिए हमें रकबा मिल सकता है। इसलिए हम जोर देते हैं, हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैनेजमेंट अच्छी रखें और आप कम एरिया से ज़्यादा पैदावार लें, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सही। पैदावारी लागत, ये अक्सर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात में एक रहा है कि गंदम वो काश्त तो कर लें लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो उन्हें नहीं उस सूरत में मिल रहा होता। तो जी हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है किसानों को एम्पावर करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर फ़िदा हुसैन, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर किसानों के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हमने जैसे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात की, अभी पंजाब में फ़्लड की सिचुएशन आपने देखी रही है, जंग है, जिन
चिन्योट है और इसके अलावा पूरे पंजाब में ये सिनेरियो रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर पानी गुजर चुका है, ज़मीन खुश्क हो गई है, क्या वहाँ की जो ज़मीन है वो इस काबिल है कि वहाँ पर गंदम काश्त की जाए? अगर की जाए तो किन बातों का ख्याल रखें? जी, फ्लड ने बहुत सारे एरिया को पंजाब में इस बार हिट की है, क्योंकि इस बार फ्लड हमारे उन दरियाओं में आ गया जहाँ पे यूजुअली फ्लड नहीं आता था। सिंध का एक अच्छा पैसेज है, वहाँ से गुजर जाता है, नुकसान इतना नहीं होता। लेकिन इन यार ये दरियाओं की कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे फ्लड ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया, तो इसलिए हमें उसी तनासुब से हमें एहतियात और हमारा गंदम के रकबे को वापस लेने के लिए भी हमें उतनी ही एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। उसके लिए ये है कि जिन एरियाज़ में अभी पानी खड़ा है, मतलब सैलाबी पानी मौजूद है, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि उसको वहाँ से ड्रेन आउट करने की, निकालने की कोशिश करें। वो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, खालियाँ बना लें, पिट्स बना लें, गड्ढे खोद लें, या अपने जो अपनी निचली ज़मीन है उसकी तरफ वो उसको ड्रेन आउट कर लें। ठीक है, सबसे पहले उसको ड्रेन आउट करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वहाँ पे मट्टी आ गई है, दरिया ने मट्टी फेंक दी है जो दरिया के बिल्कुल करीबी एरिया, कच्चे के एरियाज़ हैं, तो उसके लिए उनको सबसे पहले उसको मैनेज किया जाए। अगर मट्टी ज़्यादा है तो उसको पहले फ़िज़िकली ट्रैक्टर की मदद से उसको हटाया जाए और नीचे से जो उसकी असल ज़मीन है उसको लिया जाए। और अगर चिकनी मट्टी है, सिल्ट आ गई है, तो अगर तो वो कम मिकदार में है, मतलब 2-3 इंच तक, तो वो जब आप प्लोइंग करेंगे, हल चलाएँगे किसान, तो तब ठीक हो जाएगा मामला। तब वो अपने आपकी ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा और उसको फ़ायदा देगा आपकी ज़मीन का। सही। लेकिन अगर वो भी ज़्यादा है तो उसको भी फिर सबसे पहले मैनेज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्रॉप के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्रॉप हम कर सकते हैं। इसमें मैं हमारे साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ पर काश्तकारी जो है वो की जा सकती है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी, इसमें यह है कि अगर सैलाब आया, उसने नुकसान किया ना क्रॉप का, उस वक्त मौजूदा क्रॉप का, तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए ज़मीन को फर्टाइल भी करती है। ठीक है। उसमें अगर सिल्ट आ गई, देखें घर में अगर हम पौधा वगैरह लगाते हैं तो कहते हैं इसको जी भाल डालें, भाल जो है ना पंजाबी में कहते हैं उसको सिल्ट। बिल्कुल। वो दरिया का पानी जो है ना उसमें सिल्ट अगर ज़्यादा आ गई है तो वो आपकी ज़मीन को ज़रखेज़ करेगी। ठीक है। लेकिन उसकी ज़्यादातर अगर रेत की आ गई है तो वो नुकसान होगा। इसलिए उसके बेनिफिट्स भी हैं, वो उसके नुकसान तो हैं, लेकिन उसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएँ तो उसका जो ज़मीन की आपकी ज़रखेज़ी आ जाएगी। दरिया के एरिया में पानी के कोई इंतज़ामात नहीं होते, लेकिन जो उस एरिया में उसके कच्चे का एरिया जिसको कहते हैं, उसकी क्रॉप जो लगी होगी दूसरी क्रॉप से अच्छी होगी। ठीक है। क्योंकि उसके जो ना उसमें जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो मौजूद होती है क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सही। तो वो उतने ही जो है ना बेनिफिट भी होती है। ठीक है, अभी काश्तकार जो है वो मैनेज कर सकते हैं, पानी वहाँ पर नहीं है तो काश्त की जा सकती है। उसको यही है कि उसकी सिल्ट अगर है, अगर रेत है, अगर सैंड है, तो उसको जो है ना वो जैसे भी उसको निकालना चाहिए। अगर पानी खड़ा है तो पानी को ड्रेन करवाएं, और अगर पिट्स बने हुए हैं या पिट बना के अगर उसको नीचे ट्यूबवेल जहाँ पे बोर था आपका पुराना, तो वहाँ पे अगर पानी चला जाए तो वो उसको काफ़ी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से है। और सैलाब की वजह से बड़े इलाके पूरे पंजाब के जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो ऐसे में ख्याल जो है वो लाज़मी रखना चाहिए। हुकूमत पंजाब की जो इनिशिएटिव्स भी बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर फ़िदा हुसैन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि गंदम की जो फसल है, मेन फसल है हम लोगों की, तो इन्हें बीमारियों से किस तरह से बचाया जा सकता है? जी, बीमारियों से गंदम ये जी सबसे पहले तो हमें ये देखना है, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि ये जो हमारे यहाँ हम जो गंदम लगाते हैं वो उसको मौसम इतना सपोर्ट करता है कि उसको बीमारी बहुत कम से कम आती है। ठीक है। इसके वजह से, और दूसरा हम साइंटिस्ट का हमारी ये कोशिश होती है कि गंदम जो, क्योंकि सारा पाकिस्तान इसको खा रहे होते हैं, तो इस एक क्रॉप को हम स्प्रे के असरात से, पेस्टिसाइड से जितना दूर रख सकते हैं वो रखें। ठीक है। इसके लिए हम जो हमारी कंटिन्यूस हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि बीमारियों से पाक बीज दिया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी, मेगा वैराइटीज़ थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने उनको रिप्लेस कर दिया, जस्ट इस वजह से ताकि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ वो थोड़ा मुदाफ़ियत उनकी कम हुई थी, और हम उसको स्प्रे नहीं रिकमेंड करना चाहते। ठीक है। तो इस वजह से अब नई वैरायटी, जो भी नई वैरायटी आती है, जिस तरह हमारी इस साल 2 वैराइटीज़ नई आई हैं, फलक और सवेरा, इसका किसान के पास अभी बीज नहीं है। और इस बार अगर कोई कहता भी है, अगर फार्मर को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये हमारे स्टेज पे, ठीक है, मतलब गंदम का इदारा जो है अभी इसको बीज को बना रहा है, प्री बेसिक स्टेज पे है, अगले साल या उससे अगले साल फार्मर तक ये बीज पहुँचेगा। ठीक है। तो उसमें ये जो बीमारियों के ख़िलाफ़ वो पूरी कुव्वत मुदाफ़ियत है। और जो हमारी एग्जिस्टिंग चल रही है मौजूदा वैराइटीज़ जो चल रही हैं, अकबर है, रूज है, दिलकश है, इसमें भी इसमें रस्ट होती है मेन जो इसकी बीमारी है ना, वही इस पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसी का मसला होता है।
तो जो भी थोड़ी सी ससेप्टिबल हो जाती है इन बीमारी के लिए, रस्ट के लिए, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपनी नई वैरायटी के साथ। ठीक है। तो अभी जो हमारी चल रही हैं वो उनमें बीमारी का सच कोई मसला नहीं है कि वो पैदावार में कमी करें किसान की सही। पैदावार। मतलब अभी गंदम को हम ये मजमूई तौर पे कह सकते हैं कि बीमारियों का जो ख़तरा है वो कम लाहक होता है, बहुत कम। क्योंकि मौसम जो है ये भी गंदम के लिए सूटेबल है या Suitable, फिजिबल है। जी। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साहब आपसे मैं इसी सवाल पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूँगी। हाँ, इसमें जो ना एक तो ये तो है क्रॉप जब आपकी जर्मिनेट हो जाती है, बाद में लेटर स्टेज पे जो बीमारी आती है, फंगस कुंगी कहते हैं इसको। एक है कि ये आती तो लेटर स्टेज पे अपीयर होती है, लेकिन ये सीड बॉर्न होती ठीक है, है। यानी सीड में इसके पोलस चले जाते हैं, ग्रेन सर स्पोर्स, और वो नेक्स्ट जो भी पौधा उगेगा उसमें से, तो वो उसका जो बेहतरीन इलाज है कि कर्नालमेंट, और जिसको हम कहते हैं खुली कांगियारी, ठीक है। लूस माट कहेंगे, खुली कांगियारी, वो सही। ब्लैक हो जाते हैं हेड्स उसके। ठीक है। उसका बीज अगर आपने कहीं से यूज़ लिया, कहीं पे भी आपने सीड को ट्रीट ज़रूर करना है। ठीक है। सोइंग करने से पहले किसी भी अच्छी जो है ना फंजीसाइड से, फफूंदी कुछ अद्वियात जो है ना मौजूद हैं, उनमें से किसी में, उसमें दो जो ना वो इमिडाक्लोप्रिड प्लस ट्यूबाकनोजोल है, और दूसरी जो है ना वो थायोफेनेट मिथाइल है। ठीक है। ये 2 से 2.5 ग्राम या मिलीलीटर जो है ना पर केजी बीज सही। को ये लगा के सही। इसको फिर आप अगर सोइंग करेंगे तो कर्नालमेंट और जो दूसरी बीमारी है इसकी खुली कांगियारी, उससे बच जाएंगे। और उसका जो है ना लेट में जो फंगस है दूसरी, रस्ट, लीफ रस्ट और येलो रस्ट और स्टेम रस्ट, तो इस एरिया में हमारे में नहीं है, लेकिन वो दूसरी रस्टों उन पे भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो वही है कि ये सीड बॉर्न है और सॉइल बॉर्न, ठीक है। तो इनको ट्रीट करके हम जो है ना वो रोक सकते हैं। सही। और जो बाद में आती हैं रस्ट, उनको जो है ना फिर वही रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। उसके ऊपर हम जो है ना वो कोई भी वैरायटी अच्छी पैदावार भी दे रही है, हम नहीं रिकमेंड करते कि इस पर स्प्रे करें आप। सही। अगर आप स्प्रे करेंगे तो देखें उसमें 40-45 दिन तक उसका जो है ना वो रेजिडुअल इफेक्ट रहता बिल्कुल है, असर रहता है। असर रहता है। हम एक ही चीज़ है जो खालस खा रहे हैं, सही, वो है गंदम, वो और गंदम। वो हमारी ज़िंदगी हम नहीं चाहते, हमारी साइंटिस्टों की जो है ना ये कोशिश है कि जितनी देर तक हम बचा सकें अपने अवाम को, अपनी नेशन को जो है ना वो बीमारियों से, इस जो है ना स्प्रे वाली गंदम से बचाएं। बिल्कुल। सेहत बड़ी नेमत होती है, और गंदम क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है, रोटी जो है वो हम रोज़ाना खा रहे होते हैं, और ये कहा जाता है कि इसे केमिकल से जितना ज़्यादा हो सके पाक रखना है। साइंटिस्ट इस पर काम भी कर रहे हैं, फर्दर भी गंदम की काश्त के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक सिटी एट 10 में हम बात कर रहे हैं गंदम की काश्त के हवाले से किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है। और किसानों के हवाले से बात करें तो अक्सर किसान जो हैं वो ये गलती करते हैं खाद के सही इस्तेमाल में। कभी ऐसा होता है कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है, और कभी कोस्ट बचाने के लिए खाद की मिकदार कम कर दी जाती है, जिसका जो असर है वो फसल की पैदावार पर होता है। इस पर डॉक्टर फ़िदा हुसैन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सही मिकदार में खाद कैसे इस्तेमाल की जाए? जी, ये आपने पहले बता दिया कि खाद का सही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कि कभी किसान ज़्यादा इस्तेमाल करके नुकसान उठाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल, हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल से अमूमन हमारे जहन में कंसेप्ट ये है कि फ़ायदा ही होना, नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस इस्तेमाल से फ़ायदा होना, ज़्यादा इस्तेमाल से और कम इस्तेमाल से हमेशा नुकसान होना। तो इसके लिए जो सबसे अहम बात जो हम अक्सर प्रोग्राम्स में करते होते हैं वो ये है कि इसका ज़मीन का तज्ज़िया, ठीक है। ये बहुत आसान है। किसान को चाहिए अपनी ज़मीन का मिट्टी का सैंपल ले, और वो भी बहुत आसान है। गंदम के लिए तो 15 सेंटीमीटर तक लेना है, 15 सेंटीमीटर से और 1 फुट से वो आप 2 सैंपल्स लेके आप अयूब ज़री तहक़ीक़ात के उसमें भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी सैम्पलिंग की सहूलत मौजूद है। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं। अब इसके अलावा वो FFC और प्राइवेट इदारे, इनसे भी, इनके पास भी फैसिलिटी है। मैं इंक्लूड करूँगा यहाँ पे, ये हर तहसील लेवल पे है, ठीक है। ये मतलब लोकेशन, पंजाब में हर लोकेशन जो है तहसील वो- में सही, ये एक सही, सेंटर बने हुए हैं। बिल्कुल सही। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो तज्ज़िया, वो रिपोर्ट लें। ठीक है। उसके बाद जो उसके मुताबिक जो वो रिपोर्ट कहे उसके मुताबिक अगर 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड ठीक है। करते हैं अपनी ज़मीन को। एक ज़रखेज़, जिनकी ज़मीन ज़रखेज़ है, मतलब वो रिपोर्ट बताती है कि आपकी ज़मीन में इतना नामियाती मादा है और इतने ये जो NPK, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटैश मौजूद है, तो उसके हिसाब से आपने, अगर ज़रखेज़ ज़मीन की कैटेगरी है तो उसके लिए आपने 1 बोरी DAP, ठीक 1 है। बोरी पोटाश और ठीक है। 1.25 बोरी नाइट्रोजन ठीक है। इसकी यूज़ करनी है। अगर आपकी दरमियानी कैटेगरी है तो उसके लिए 1.5 बोरी DAP, ठीक है। 1.5 बोरी आपने वो
उसकी 1.25 बोरी नाइट्रोजन और ठीक है। 1 बोरी उसकी पोटाश की यूज़ करनी सही हो गया। है। और अगर आपकी कमज़ोर ज़मीन वाली कैटेगरी है ठीक है। तो उसके लिए 2 बोरी DAP, 2 बोरी नाइट्रोजन यूरिया और 1 बोरी पोटाश की यूज़ करनी है। इसके लिए दूसरा जो मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने किसान से कि अगर हो सके तो अपनी ज़मीन की जो साख्त है उसको बेहतर करने के लिए, अगर आपके पास 2 क्रॉप्स 2 फसलों के अपने टाइम हो तो उसका नामियाती मादा बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए ये कि जंतर लगा लें आप, या गवारा लगा लें, ठीक या है। कोई पल्स क्रॉप जिस तरह दालें वगैरह हैं उनको लगा के, वो अगर आप उसको लगा के फसल लगाने से, गंदम लगाने से पहले अगर आप 1 महीना पहले उसको अपनी ज़मीन में दबा के वो कर लें तो इससे आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेहतर सही। इम्प्रूव हो जाती है। सही और ये परमानेंट हल भी है इसका। सही, बिल्कुल। और ये बहुत ही खूबसूरत बात की है और किसानों के लिए तक ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पहुंचनी चाहिए थी। यहाँ पर हमाद साहब आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहुत मैटर करती है, वो गंदम हो, वो चावल हो, कोई भी फसल हो, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कैसे बढ़ाया जाए? ये बिल्कुल ये बात जो की है ना, ये इसमें एक तो रोटेशन करनी चाहिए। ठीक है। एक वीट है तो नेक्स्ट ईयर वहाँ पे वीट नहीं हो, उसकी दूसरी क्रॉप होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए पहले सबसे रोटेशन हो, रोटेशन के बाद जो है ना ये दूसरी, इसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं कि ये जो जंतर वगैरह या दूसरी क्रॉप्स है ना, इनको हम उस ज़मीन में दबाएँ, उसको रूटावेट करें। क्योंकि वहाँ जहाँ पे ये नामियाती मादा तकरीबन 3 है तो वहाँ पे उनकी क्रॉप, उसको ज़मीन को कहते हैं बहुत अच्छी ज़मीन है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 0.5 से 1 तक कोई नहीं है, 0.5 के इर्द गिर्द है इतना, यानी इतनी जो है ना वो कमज़ोर ज़मीनें हैं हमारी। ठीक है। उसकी सबसे वजह जो मेन है वो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि इसमें से ज़मीन से निकालें, हर चीज़ निकालें, इसमें डालें कम। सही। तो वो जो लोग हैं वो सिर्फ ग्रेन्स लेते हैं, बाकी हर चीज़ जो है ना वो उसी ज़मीन में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल हो गया। अगर उन्होंने मेज़ जो है ना उसके ग्रेन लिए हैं तो उसके जो स्टेम्स स्टबल्स सारे उसी में रूटावेट करेंगे। ठीक है। वीट है, अगर उन्होंने गंदम जो है ना उन्होंने दाने ग्रेन्स लिए हैं, उसके बाद उसका जो भूसा सारा जितना भी वो करते हैं ना, कंबाइन से करते हैं, ठीक है। तो वो सारा उसी में जो है ना फिर उसको मल्टीप्लाई उसी में ही करते हैं, तो उससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है ना ज़्यादा होती है। ठीक है। हम जो है ना वो इधर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब सोचते हैं करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि इसका जो है ना आखिरी ग्रेन तक जो है ना वो भी जो हमने स्टबल्स भी रह गए हैं वो भी बेचने हैं। सही। तो यानी निकालते हैं। अगर उसी ज़मीन को हम जो है ना वो एनरिच करें, इन चीज़ों को इंक्लूड करें, तो वो नामियाती मादा ज़्यादा हो जाएगा और हमारी ज़मीन जो है ना उसको खादों की ज़रूरत सिर्फ कम हो। सही, बिल्कुल। और ये गलतियाँ, कोताहियाँ हैं जो हम करते हैं, और जैसे जैसे वक्त जो है जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है और इसने कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी आसान की हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हम ज़राअत में हमारे काश्तकार जो हैं वो कम कर रहे हैं। डॉक्टर फ़िदा हुसैन, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि गंदम की काश्त के हवाले से क्या जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है? अगर मौजूद है तो किसान किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जी, गंदम की काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है। इसकी मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल ये देता हूँ कि आपका प्रोग्रेसिव फार्मर है जो गंदम के मुकाबले जीतते हैं। बिल्कुल सही। आप देखें कि वो 80 मन ले रहा है गंदम, उसी बीज से, उसी ज़मीन से वो 80 मन फ़ी एकड़ ले रहा है। उसके साथ का ये एक हमारा किसान है, उसकी पैदावार 30 मन आ रही। तो ये डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। तो टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसके मुख्तलिफ स्टेप्स पे, मराहल पे हमने आज बात की है, ये हम कर रहे हैं अभी, उसका यही कि जो जदीद फार्मर जो 80 मन ले रहा है वो उसके हर स्टेप को इम्पोर्टेंस देता है, और जो हमारे जो 30 मन वाला हमारा किसान है वो उसके कुछ स्टेप्स को मिस कर रहा होता है। ये हालांकि उसके पास भी वही सेम वैरायटी है, सेम सीड है, उसका पोटेंशियल वही है उस बीज का, लेकिन वो उन मराहिल को मिस करने की वजह से वो उससे बहुत पीछे रह जाता है। और ये देख लें कि इसी वजह से हमारा वो बंदा 80 मन और जो पंजाब की जो एवरेज जो हमारी है वो फिर बहुत कम आ जाती है इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें। अब इसके लिए जो सबसे पहले तो ख्याल ये रखना चाहिए कि हमें जो ड्रिल से काश्त करनी चाहिए, हमारी गंदम जो है वो ड्रिल से काश्त करें, बल्कि उसमें भी ड्रिल में भी जो सीड और फर्टिलाइज़र दोनों वाली जो बैंड प्लेसमेंट ड्रिल जिसे कहते हैं, कोशिश करें कि उससे इस्तेमाल हम अपनी ज़मीन को वो अपने काश्त करें गंदम को। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी फर्टिलाइज़र आप देंगे वो आपके सीड को मिल रही होगी, और वो सीड जो है वो ज़्यादा हेल्दी पौधा बनाएगा और वो ज़्यादा अच्छी क्रॉप
और दूसरा ज़मीन की लेवलिंग का हम बाज़ औक़ात ख्याल नहीं करते, लेज़र लेवलिंग करवाएं। ठीक है। सीड को जिस तरह ट्रीट की बात करें, हम में से बहुत सारे फार्मर्स उसको इस प्रैक्टिस को नहीं करते, सही। जिसकी वजह से वो जो सीड बॉर्न और जो सॉइल बॉर्न जो बीमारियां होती हैं वो अपनी फसल को चले, चाहे हर स्टेप का आप कहें कि अगर 5% भी इम्पैक्ट हो तो वो एक स्टेप को ना करने से वो 5% लूज़ कर रहा होता है वो हमारा फार्मर जो एडवांस फार्मर से पीछे है। तो ये कुछ मराहल हैं जिसकी वजह से बिल्कुल फिर उसका मैं इसमें रिजल्ट जो थोड़ा है सा- वो हो जाता है। जी जी सर। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि वो गैप जो ना वो मैनेजमेंट में है। ठीक है। क्यों वही वैरायटी है, उसी वैरायटी का एक फार्मर जो ना 80 मन भी ले रहा है, उसी वैरायटी का फार्मर 25 से 30 मन भी ले रहा है। ठीक है। वो गैप कहीं और है, उनकी मैनेजमेंट में है। सही। हमारी वैरायटी में कसूर नहीं है, हमारी बीज में कसूर नहीं है। वो उसमें ज़्यादातर तो आ जाता है कि इसके जो आपके एरिए का भी है, आपका जो ना वो पानी जो आपको अवेलेबल है नहीं है, उस वक्त कैसे चल रहा है, कोई वो कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि हम इसमें जो है 4 चीज़ें काउंट करते हैं। बेसिक में पहले सबसे वैरायटी आपकी कौन सी चूज़ करनी है आपने, ठीक है। दूसरा आपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, सही। तीसरा नेचर है। नेचर ठीक के है। साथ हम लड़ नहीं सकते, बिल्कुल उसके साथ तो मैनेजमेंट ही कर सकते मैनेजमेंट है। हैं। और जो हमारी एवरेज जो कम आती है शो होती है, उसमें बारानी हमारा 15% के करीब है। ठीक है। पंजाब की एवरेज अगर ज़्यादा है तो बारानी जब साथ आता है, बारानी की 12 से 15 माउंट्स पर एकड़, तो वो सारी की सारी फिर नीचे आ जाती है। सही। अगर हम पर डे के हिसाब से यील्ड निकालें तो हम इनसे जो हमारे पड़ोसी हैं या जिनकी बातें हम सुनते हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी मुल्क अगर हम बात करें तो काश्तकार को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काश्तकारी पैदावार जो है वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम काश्तकारी करते हैं गलतियाँ कर देते हैं, उन गलतियों से बचना है। फर्दर भी बात करेंगे वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं करेंसी और गोल्ड रेट के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ मुझे तो जब भी खबर मिलती है गोल्ड जो महंगा होता है वो दिखाई देता है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि सोने की कीमत थोड़ी कम हो। और आज के गोल्ड के रेट के हवाले से बात करें तो अगेन हमें गोल्ड की कीमत में इजाफा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1 तोला के हवाले से बात करते हैं तो 1 तोला जो गोल्ड की कीमत है वो 4,31,800 रुपये है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,70,250 है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। अब जी सोना ख़रीदना जो है वो गरीब आवाम का सिर्फ ख्वाब बन के रह गया है और आने वाले दिनों में ये भी कहा जाता है कि गोल्ड की कीमत शायद मज़ीद बढ़ जाए। तो वो लोग जो कि गोल्ड की कीमत कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो शायद इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि गोल्ड की कीमत जो है वो कम हो ताकि आम इंसान की पहुँच में भी आए। करेंसी रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। करेंसी रेट के हवाले से सबसे पहले देखेंगे कि यूरो का क्या आजकल रेट चल रहा है। यूरो की जो बाइंग पावर है वो 331.9 है और इसी तरह से 335.4 में फ़रोख्त हो रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.35 में बाय किया जा रहा है और 76 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.95 में बाय किया जा रहा है और 77.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.7 में बाय किया जा रहा है और 383.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर 282.7 में बाय किया जा रहा है और 282.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। पाउंड और जो हमारा डॉलर है वो आज भी मुस्तहकम है। करेंसी में हमें कोई भी कहीं पर भी उतार या चढ़ाव नहीं नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले काश्तकारी के हवाले से। बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है काश्तकारी करते हुए। किन किन बातों का ख्याल रखना है आगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं, कोहरे का मौसम है जो कि बहुत सारी फसलों को मुतासिर कर रहा होता है। गंदम की फसल भी काफ़ी मुतासिर होती है, तो एहतियाती तदाबीरों को फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। यहाँ पर डॉक्टर फ़िदा हुसैन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आगे कोहरे का सीज़न का आगाज़ हो रहा है तो किसान किस तरह से अपनी गंदम को बचा सकते हैं कोहरे से? जी बिल्कुल। कोहरे में ये है कि सबसे पहले तो ये कोहरा जो है आप उसको जब मैंने जिस तरह पहले बात की कि एक ऑप्टिमम विंडो है इसकी सोइंग की, अगर हम उसमें सो करते हैं अपनी मीट को तो ये अवॉइड कर लेगा। सबसे पहले ये इसलिए ज़रूरी है मैं ये बात बताना कि जब कोहरा आता है तो बाज़ औक़ात वो बड़ा डैमेज करता है अपनी फसल को। अगर वो क्रिटिकल स्टेज पे आ जाता है, जब आपकी फ्लावरिंग हो रही है तो तब वो आपका वो बीज नहीं बनेगा उस दाने में।
तो उसकी मैनेजमेंट फिर एक तो नॉर्मल आप उसमें लगाएं ताकि वो वो जो क्रिटिकल स्टेज है वो कोरा, उसके बाद आपकी फसल जो है ना वो उस पे आए। ठीक है। लेकिन अगर वो आ गया है तो उसको मैनेज इस तरीके से हम कर सकते हैं कि उसको अपनी फसल को पानी लगा दें। ठीक है। उस दौरान अब जब कोरे का अगर 2 4 5 वो ये इसमें आता है, स्पेल्स में आता है ना, तो जिस स्पेल में अगर आया हुआ है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको पानी लगा दें अपनी ठीक फसल है। को, ताकि वो उसका जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है उससे आपकी क्रॉप मुतासर ना हो। ठीक है, सही। ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव हैं जो कि हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि काश्तकारी के हवाले से तो हमने देख लिया कि किन किन बातों को एहतियात से लेकर चलना है। इसी तरह से अब फसल को जाहिर सी बात है ग्रो करना है, उसे बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है। फिर आती है गंदम की कटाई के हवाले से किन किन भी बातों का ख्याल है? हाँ जी, इसमें जो ना ये थोड़ा सा एक स्टेप जो ना पीछे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हमने पानी के बारे में थोड़ी सी जिसमें नहीं, इसको गंदम को जो है ना वो 3 पानी जो है ना वो क्रिटिकल स्टेजेस पे वो मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है। इसको 3 पानी आपने लगाने हैं ज़रूर। एक तो पहला जो पानी है वो बिजाई के 20 से 25 दिन बाद जब उसकी क्राउन रूट बनने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर दूसरा पानी ये है आम ज़मीन के लिए। सही। जो जहाँ पे राइस का एरिया है, चावल का एरिया है, वहाँ पे जो पहला पानी है वो आप लगाएंगे 35 से 40-45 दिन के बाद, क्योंकि उसमें नमी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने पहला पानी राइस जोन में जो है ना वो लेट करना है। आम जो है हमारा वो उसमें 20 से 25 दिन बाद। दूसरा पानी जो है ना वो 80-85 दिन के बाद लगाना है आपने लाजमी। अगर मौसम ज़्यादा सीवियर हो गया है, गर्मी ज़्यादा आ गई है, क्राप जो है ना वो मुरझाई हुई नज़र आ रही है, तो उसको फिर पानी दरमियान में लगा दें। अदरवाइज़ वहाँ पे पानी लगाना 80-85 दिन के बाद लाजमी है। ठीक है। तीसरा पानी फिर 125 से 30 दिन बाद, वो आपने तीसरा पानी जो है ना 20-25 दिन 120-25 दिन के आफ्टर सोइंग ठीक है। वो लगाना लाजमी है, जहाँ पे दाना जो है ना वो दूधिया स्टेज में होगा। सही। ये 3 जो है ना यहाँ पे पानी ये मिस नहीं होने चाहिए, इनको हम क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपके पास पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, मौसम ज़्यादा हार्श हो गया तो लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गंदम की कटाई की तरफ। ठीक है। जब कटाई करनी है तो हमने जो है ना वो मौसम के साथ वो जो पेशीन गोई है मौसम की उसको साथ टच रहना है। ठीक है। अगर बारिश का मौसम बताया हुआ है तो फिर आपने अवॉइड करना है। ठीक है। और गंदम जब बिल्कुल पक के उसके हेड्स जो है ना वो बेंड होना शुरू हो जाए तो फिर उसका दाना देखें आप। जो देसी एक तरीका है हमारे फार्मर्स का कि वो दांत के नीचे रख के उसको तोड़ें तो कड़क की आवाज़ आएगी, तो वो दाना पका हुआ उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है। और अगर हार्वेस्टिंग के दौरान बारिश वगैरह आ गई है तो बरियाँ छोटी रखनी है। ठीक है। और उनको देखना कोशिश करनी है कि मेरे पास जो ऊंचा फील्ड है वहाँ पे उसको रखें ताकि पानी जो है ना अगर बारिश का वो निकल जाए। और बरियों का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ हेड्स होने चाहिए, सिट्टे उसके ऊपर की तरफ होने चाहिए। अगर नीचे ज़मीन की तरफ लगेंगे एक दूसरे के ऊपर होंगे तो नमी की वजह से वो उसका नुकसान होगा, जर्मिनेशन हो सकती है। इसलिए पानी का ड्रेनेज जिस एरिया में है वहाँ पे आपको करना चाहिए। पहले तो अवॉइड करें, अगर कर ली है तो फिर उनको बरियों को इस तरह रखें। ठीक है। और मुनासिब वक्त पे फिर इसके जो है ना वो थ्रैश करना है। सही। थ्रैश करने के लिए आपने देखना है कि मौसम फिर ख़राब तो नहीं है। ठीक है। आपकी थ्रैशर बिल्कुल ठीक है, सही। थ्रैशर दाना तो नहीं तोड़ रही, उसकी स्पीड ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर उसकी थ्रैशिंग करनी है। सही। क्योंकि सर हमने 6 माह उसको देख लिया है, अगर वो वहाँ पे नुकसान होने हमने फ़ायदा लेने की बजाय नुकसान करवा लिया उसका फ़ायदा नहीं हाँ, है। फिर काश्तकार को भी फ़ायदा नहीं होगा। जी। दिन रात की मेहनत जो है वो भी ज़ाया होती हुई दिखाई देगी सिर्फ इस बात से कि हम छोटे छोटे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अब हमने काश्तकारी के हवाले से भी बात कर ली कि काश्त किस तरह से करनी है, फसल को जब एम्पावर करना है या उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, फसल को ग्रो करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं, जब हार्वेस्ट करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। स्टोरेज में किसानों को बड़े प्रॉब्लम आते हैं। हमारे साहब इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करिएगा। जी, स्टोरेज में सबसे जो है ना ये अहम जो है ना वो सवाल जब आता है तो उसमें हम कहते हैं जी कि स्टोरेज आपने करना है कि आपके बिन्स हैं या आपका स्टोर है बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। ठीक है। और गंदम का जो मॉइस्चर है उस वक्त जो गंदम में उस वक्त दानों में नमी है वो तकरीबन 10 के करीब होनी चाहिए, 10%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर 10% है तो आप उसको स्टोर करेंगे तो वो नुकसान नहीं होगा। उसके लिए ये है कि 3 दफ़ा साल में कम अज़ कम अगर आपने ग्रेन के लिए रखनी है यानी खाने के लिए रखनी है गंदम, तो साल में कम अज़ कम 3 दफ़ा उसकी फ्यूमिगेशन करनी ठीक चाहिए। है। फ्यूमिगेशन में एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां हैं वो ठीक है। यूज़ करते हैं, बाकी देसी तरीके और भी हैं। सही। लेकिन ये जो है ना फ्यूमिगेशन कब कब करनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें सबसे पहले आपने जब स्टोर किए तो उस वक्त, सही। और स्टोर करने के बाद
हमारे वैसे जो आम चलता है ना सिस्टम, तो जी एक दफ़ा गोलियां रख दी हैं साल यही हैं, ये वो सिर्फ 72 आवर्स, सही 72 घंटे सही उनका जो है ना वो गैस है ना, बिल्कुल वो उसका जो है ना वो उसमें पेनिट्रेट हो जाती है, उसका असर रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल ऐश बन जाती हैं सवा, तो उनको उठा के बाहर फेंक सकते बिल्कुल हैं। इसी तरह से छोटे छोटे से इनिशिएटिव हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर गलतियाँ होती हैं और देखने को ये अमूमन बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिसेस लग रही होती हैं, लेकिन ये हमारी फसल को बावर भी करती हैं, पैदावार को बढ़ाती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िदा हुसैन, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। काश्तकार जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक अहम पहलू भी हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अगर पाकिस्तान ज़रई मुल्क की अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहता है तो काश्तकार को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है और दूसरी जानिब काश्तकार को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।